नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल्यावस्था का प्रत्यय के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः विकास की शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इसमें बालकों में आधारभूत मूल्यों एवं कौशलों की आधारशिला रखी जाती है। ये मूल्य बालक को उसके परिवार से संस्कार के रूप में प्राप्त होते हैं। बालक को अनौपचारिक शिक्षा परिवार द्वारा ही दी जाती है, यानी कि इनको हम आसान शब्दों में जानें तो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चे को जो घर में शिक्षा प्रदान करी जाती है, जैसे कि अनजान व्यक्तियों से बात ना करना या अनजान व्यक्तियों से कुछ चीज़ ना लेकर खाना या अपने से बड़ों का आदर करना, अपने से बड़ों को आदर सत्कार करना, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा परिवार द्वारा जो दी जाती है, यहाँ पर उसी की बात हो रही है। बाल्यावस्था की परिभाषाएं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण नहीं होता है। निर्माण का यह उत्तरदायित्व माता पिता, शिक्षक और समाज पर होता है। दूसरा, जैविक परिभाषा के अनुसार जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था कहलाती है। कानूनी परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी आयु प्रौढ़ावस्था की आयु से कम होती है बालक कहलाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के अनुसार चाइल्ड इज़ ए ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अनलेस अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू द चाइल्ड, मेजॉरिटी इज अटेंडेड अर्लियर। एक समान परिभाषा न होने के कारण भारतवर्ष में बाल्यावस्था का प्रत्यय अत्यंत अस्पष्ट हो गया है। ये हम जानेंगे आगे की वीडियो में। विभिन्न सामाजिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित बाल्यावस्था के प्रत्यय। प्रत्येक बालक किसी न किसी समाज में जन्म लेता है, अतः उस समाज एवं समाज की संस्कृति का बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था का प्रत्यय विभिन्न समाजों में विभिन्न है। तो चलिए जानते हैं। पहला, उपेक्षित वर्ग। जो बालक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं उपेक्षित वर्ग में आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक आदि। ऐसे समाज में बाल्यावस्था का प्रत्यय वास्तविक तौर पर उपस्थित नहीं होता है। ऐसे बालक प्रायः गरीब एवं वंचित परिवार से आते हैं, अतः इन बालकों को अपने परिवार की आर्थिक मदद करने हेतु बाल श्रमिक के रूप में किसी दुकान या फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। इन बालकों की स्कूल एवं शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति नकारात्मक होती है। इनकी संवेगात्मक समस्याएं गंभीर होती हैं। स्कूल में इनका नामांकन दर कम तथा उच्च ड्रॉप आउट रेट होता है। इन बालकों में साधारण आकांक्षा होती है व हीन भावना पाई जाती है। इनमें अभिप्रेरणा का नितांत अभाव होता है तथा दूरदर्शिता की कमी पाई जाती है। ऐसे बालक अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं व इनकी भाषा अस्पष्ट होती है। ऐसा यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर एक रीज़न दिया गया है कि गरीब एवं वंचित परिवार से आते हैं, यानी कि इनको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक श्रमिक के तौर पर दुकानों या किसी फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं सिर्फ पैसों के लिए। वहाँ से इनका स्कूल भी छूट जाता है और स्कूल के लिए इनकी एक मनोवृत्ति बन जाती है कि वहाँ जाकर सिर्फ ये अपना समय व्यतीत करेंगे या वहाँ से उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके लिए पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी होती है। इसीलिए उनका उच्च ड्रॉप आउट रेट भी होता है और हीन भावना इसीलिए हो जाती है क्योंकि इनके पास ना ही शिक्षा होती है, ना ही इनके पास इतना धन होता है कि ये अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। और जब ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इन्हें औपचारिक भाषा का नहीं पता हो पाता है क्योंकि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो इसलिए अनौपचारिक भाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। हो सकता है ये कुछ केस में गलत भी हो बात, लेकिन ज़्यादातर केस में ये सब बात सच भी मानी जाती है या देखी जाती है। दूसरा, लिंग दृष्टिकोण। हमारे समाज में बालक और बालिका में भेद करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलता आ रहा है।
भारतीय संविधान ने पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी लिंग भेद विद्यमान है। भारतीय समाज में बालकों और बालिकाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय समाज में बालकों और बालिकाओं की तुलना में बालकों को बालिकाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 914 महिला, जो कि 2001 में 1000 पुरुषों पर 927 महिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% व महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। और ये लिंग दृष्टिकोण हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे अपने समाज में देख सकते हैं या पहले के टाइम पर देखा जाता था। बेटे के होने पर खुशियाँ मनाई जाती थी, वहीं बेटी के होने पर एक शांति सी छा जाती थी, यानी कि बेटी को एक बोझ की तरह समझा जाता था। हालांकि अब के समय में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ गाँव के प्लेसों में ऐसा अभी भी देखा जा सकता है। और लिंग धारण की समस्या जो पहले के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा देखी जाती थी, कुछ परिवार माता के गर्भाधारण के समय पर लिंग परीक्षण कराने चले जाते थे। यदि वहाँ पर उनको पता लगता था कि गर्भ में एक बच्चा जो कि बेटी होने वाला है, उसका वहीं पर पात करा दिया जाता था। तो अब वैसे यहाँ पर ज़्यादातर ये ऐसे केस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले भी लिंग धारण पहले होता था और शायद अब भी होता होगा, लेकिन अब इस पर काफ़ी सख्त कानून बना दिए गए हैं, तो अब काफ़ी हद तक यह कम हो गया है। आजकल और भी एक और समस्या देखी जा सकती होगी। लड़के को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, वहीं पर लड़कियों को उतना प्रेरित नहीं किया जाता है, उनकी शिक्षा के लिए इतना फोर्स भी नहीं किया जाता है। वहीं लड़के की शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है, आवश्यकता से अधिक भी खर्च किया जाता है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर उतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता है। वहीं उनको ये कह दिया जाता है कि आपका काम घर पर रहना है, घर के काम काज संभालना है, छोटे भाइयों बहनों की देखभाल करना है। तीसरा, विकलांग बालक। इस श्रेणी में प्रायः मानसिक रूप से मंद बालक, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक, भाषा दोष से ग्रसित बालक, श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालक आते हैं। इन बालकों के लिए बाल्यावस्था का प्रत्यय सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है। ऐसे बालकों में एक अनुपयुक्त आत्मसंप्रत्यय विकास हो जाता है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। साथियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा से अलग रखा जाता है, जिससे उनमें अवांछित सामाजिक शील गुण विकसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। अवांछित सामाजिक शील गुण से मतलब है कि दूसरों के लिए हीन भावना हो जाना, या कि इसको आसान शब्दों में देखें तो यदि कोई विकलांग किसी भी विकलांगता से विकलांग कोई बच्चा है, उसको यदि बार बार कोई चिढ़ा रहा है, भले ही चाहे उसकी शारीरिक हो या मानसिक कोई विकलांगता हो, तो उसके अंदर सामान्य बालकों के लिए एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, या इस चीज़ को देखकर ज़्यादा जलन होने लग जाती है कि वो सामान्य है और मेरे अंदर कुछ विकलांगता आई है, तो इसलिए वो उनसे हीन भावना करने लग जाता है। चौथा, मानसिक रूप से मंद बालक। मानसिक रूप से मंद बालकों में शारीरिक कद सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है, हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सामान्य बालकों की तुलना में बौद्धिक क्षमता कम होती है। ऐसे बालक समाज एवं परिवार के लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों का संवेगात्मक विकास अनुपयुक्त होता है तथा भाषा विकास में भी बहुत ही कम होती है। इन बालकों को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भी कमी होती है। यहाँ पर देखा जाए, ये ऐसे जो बालक होते हैं जिनमें मानसिक रूप से मंद होता है, ये अपने परिवार के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बॉलीवुड मूवी आई थी काफ़ी साल पहले, तारे ज़मीन पर। वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसको एक मानसिक बीमारी होती है। वो अपनी क्लास में कुछ भी नहीं समझ पाता है, उसे कुछ नहीं पता हो रहा था सामने क्या पढ़ाया जा रहा है, या पढ़ाया जा रहा है तो उसके समझ नहीं आता था। ईशान करके नाम था उस बच्चे का। तो यदि आपने वो मूवी देखी हुई तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि उनके साथ कैसा होता है, या उनको अपने आसपास
जो भी चल रहा है अपने समाज से कनेक्ट करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 5वां, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक। दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, अंधे बालक, दूसरा निम्न दृष्टि वाले बालक। अंधे बालक या तो जन्म से अंधे होते हैं या जन्म के बाद किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। अंधे बालकों को विशेष पद्धति द्वारा ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जैसे उनको ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ना सिखाया जाता है, जिसमें ब्रेल लिपि में एक कार्डबोर्ड टाइप की कोई चीज़ होती है जिसमें कुछ उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा उनको पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ना या लिखना सिखाया जाता है। निम्न दृष्टि वाले बालकों को सामान्य पुस्तकें जिनमें अक्षरों का आकार छोटा होता है को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे नॉर्मल जो सामान्य बालक होते हैं वो छोटे अक्षरों को भी देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यदि उनको पढ़ना आता है। वहीं निम्न दृष्टि वाले बालक जिनमें नज़र थोड़ी कम होती है, मतलब जिनके देखने की क्षमता थोड़ी कम हुई होती है, वो कोई भी कारण हो सकते हैं, तो वो छोटे अक्षरों को नहीं पहचान पाते या छोटे अक्षर उनको नहीं दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं या परेशानी होती है उनको देखने में। अंधे बालकों की समस्या निम्न दृष्टि वाले बालकों की तुलना में गंभीर होती है, क्योंकि अंधे बालक कुछ भी नहीं देख सकते हैं और निम्न दृष्टि वाले बालकों को हम चश्मा पहनाकर या उनके लिए कोई विशेष प्रकार के लेज़र से जो आजकल चिकित्सा तकनीकें आ गई हैं उनसे उनकी आँखों का इलाज भी कराकर उनको ठीक कर सकते हैं। 6वां, भाषा दोष से ग्रसित बालक। भाषा दोष से ग्रसित बालकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, काफ़ी वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे गूंगे बालक, उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, आवाज़ संबंधी दोष वाले बालक, प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक, व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। तो आइए इनको जानते हैं। भाषा संबंधी रोग से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास प्रभावित होती है। ऐसे बालकों को स्कूल में समायोजन संबंधी कठिनाई होती है। गूंगे बालक चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गूंगे हैं, वो अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हैं या किसी भी प्रकार के शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं तो वो केवल एक ध्वनि होगी जो सामान्य बालक या सामान्य किसी शिक्षक के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल या काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपने विचारों को अगले के सामने रख सकते हैं। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक शब्दों का गलत ढंग से उच्चारण करते हैं, जैसे छोटी को सोटी, चाल को छाल या सात को फात, ऐसे करके कुछ उच्चारण गलत कर लेते हैं। आवाज़ संबंधी दोष वाले बालक नाक से बोलते हैं या उनकी आवाज़ कर्कश होती है। प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक बोलने में हकलाते हैं। व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक कुछ खास शब्दों को बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। 7वां, श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालक। श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, पूर्ण बहरापन, दूसरा आंशिक बहरापन। पूर्ण बहरेपन से ग्रसित बालक विशेष प्रवर्धक के प्रयोग के बाद कुछ भी नहीं सुन सकते हैं तथा दूसरों की भाषा नहीं समझ सकते हैं। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो जन्मजात ही बहरे होते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से या किसी भी प्रकार के एम्पलीफायर्स या किसी भी प्रकार की मशीन के द्वारा नहीं सुनने लायक नहीं बना सकते हैं। दूसरा, आंशिक बहरेपन से ग्रसित बालक प्रवर्धक का प्रयोग करके दूसरों की बोली भाषा को समझ लेते हैं या तेज़ आवाज़ में बोला जाए तब भी ये सुन सकते हैं। जैसे यहाँ ऊपर में एक इमेज दिखाई गई है जो एक हियरिंग एड है, यानी कि कान में लगाने वाली मशीन है, जिसके द्वारा हम नॉर्मल सामान्य बोले जाने वाले शब्दों की ध्वनि को तेज़ कर सकते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देगी जिसने ये मशीन लगाई होगी। यानी कि यहाँ पर इस हिंदी में वर्ड यूज़ किया गया है प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर। तो इनका यूज़ करके आंशिक बहरेपन को दूर किया जा सकता है या छोटे समय के लिए दूर किया जा सकता है। यदि ये मशीन अगर आंशिक बहरेपन से ग्रसित बालक ने लगाई होगी तो उसको एक सामान्य बच्चे की तरह, काफ़ी हद तक सामान्य बच्चे की तरह सुनाई देगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट www.parnassonscafe.com पर जाकर इस लेक्चर को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके आगे भी काम आता रहे।